हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार के साथ साथ जो भी परिभाषाएं हमारी इस बार म्यूज़िक में है हम वो सारी कवर करेंगे। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम आ गया है इसलिए हम फटाफट से लग जाते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। अलंकार। विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। विशेष वर्ण समुदाय को मतलब वर्णों के समूह को अलंकार कहते हैं। कुछ ग्रंथकारों का कहना है कि क्रमानुसार और नियमबद्ध स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। अब कुछ ग्रंथ कहते हैं कि क्रमानुसार और नियम। क्रमानुसार मतलब 1 2 3 ऐसे एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, उसे क्रमानुसार कहते हैं। और नियमबद्ध मतलब जैसे क के बाद ख ही आएगा, वो नियमित है तो उसे उसी तरह से क्रमानुसार और नियमबद्ध स्वरों के समुदाय को अलंकार कहते हैं। फिर से याद करते हैं, विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। और ग्रंथकारों का कहना है कि क्रमानुसार और नियमबद्ध स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार हम आभूषण से शरीर को सजाते हैं उसी प्रकार अलंकारों से संगीतकार गायन और वादन को सजाते हैं। संगीतकार जो होते हैं मतलब गायन मतलब गाने को, और वादन मतलब जो बजाना होता है उसको सजाते हैं। अलंकार एक नियमित क्रम में होते हैं। नियमित मतलब एक के बाद एक के बाद एक मतलब सीरीज में होते हैं। किसी भी अलंकार का अवरोह उसके आरोह का उल्टा होता है। मतलब जैसे आरोह अवरोह है, सारेगामा पधा निसा ये आरोह है। सा नी धा पा मा मतलब ये पीछे से शुरू हो रहा है। सा नी धा पा मा गा रे सा ये अवरोह है। किसी भी अलंकार का अवरोह उसके आरोह का उल्टा है। मतलब ये जो है ना इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। ठीक है, किसी भी अलंकार का अवरोह आरोह का उल्टा होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये विषय। अलंकार शुद्ध स्वरों के साथ साथ कोमल स्वर में बनाए जाते हैं। ठीक है, अलंकार मतलब अलंकार कोमल और शुद्ध स्वरों में के साथ साथ बनाए जाते हैं। अलंकार का अभ्यास रागों के स्वरों के अनुसार भी किया जाता है। अलंकार का अभ्यास रागों के स्वरों के अनुसार भी किया जाता है। जैसे राग में जोन जोन से स्वर है उसके अनुसार भी इसका अभ्यास किया जाता है। अलंकार और पलटा एक ही चीज़ है। पलटा का अर्थ है उलटना। ठीक है, महत्व। इसका महत्व क्या है, मतलब गायक का कंठ सज जाता है, मतलब गाने वाले का कंठ मतलब गला इतना अच्छा हो जाता है और वादक की उंगलियां साज पर सज जाती है, मतलब बजाने वाले की उंगलियां बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन। ठीक है, कन शब्द का अर्थ है तिनका, अर्थात किसी स्वर को तिनके जितना प्रयोग करना। कन शब्द का अर्थ है तिनका। तिनका मतलब बिल्कुल बारीक सा, जैसे कह देते हैं किसी शब्द को हम वैसे होते हैं ना गा रहे होते हैं, जैसे मतलब ये जो सारेगामा पा धा नी सा करने वाले जो सरगमे वगैरह गाते हैं वो मतलब किसी एक स्वर से दूसरे स्वर को जाते हैं और दूसरे स्वर को बिल्कुल थोड़ा सा टच करके वापस आ जाते हैं। मतलब वही चीज़ आपको रटनी ही पड़ेगी क्योंकि हम इतना डीप जाते नहीं हैं म्यूज़िक में, तो आपको रटनी ही पड़ेगी। कन शब्द का अर्थ है तिनका, अर्थात किसी स्वर को तिनके जितना प्रयोग करना। मतलब किसी स्वर को तिनके जितना प्रयोग करना मतलब बिल्कुल थोड़ा सा छू के उसे वापस आ जाना। ठीक है, आगे क्या है, मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करना कन कहलाता है। मतलब मुख्य स्वर मान लो यहाँ पे रे है और उसके आगे वाले मतलब अगला ये है और पिछला ये है, तो मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करना कन कहलाता है। ठीक है, कन शब्द का अर्थ है तिनका, अर्थात किसी स्वर को तिनके जितना प्रयोग करना। मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करना कन कहलाता है। ठीक है, संगीत रचनाओं को संवारने के लिए होता है इसका प्रयोग। संगीत रचनाओं को संवारने के लिए होता है, इसे ग्रेस नोट भी कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, कन के दो प्रकार होते हैं, पूर्व लगन कन और अनुलगन कन। पूर्व लगन कन में मूल स्वर से पहले मतलब जो स्वर को तिनके जितना प्रयोग किया जा रहा है उस मतलब मूल स्वर से र से पहले वाला मूल मतलब अगर हम इसको सा को बिल्कुल स्पर्श तिनके जितना स्पर्श कर रहे हैं मतलब तिनके जितना प्रयोग कर रहे हैं तो वो मूल स्वर मतलब मूल स्वर में आएगा। और पूर्व लगन कन में आएगा, पूर्व लगन कन में आएगा। और इसका मतलब पूर्व जो मूल स्वर है उससे पहले वाला जो स्वर है उसको बिल्कुल टच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ग मूल स्वर है और उसके आगे र है जिसको हमने बिल्कुल तिनके जितना प्रयोग किया। अनुलगन कन में मूल स्वर के बाद वाले स्वर को तिनके जितना प्रयोग किया जाता है। जैसे ये ग मुख्य स्वर है यहाँ और म को तिनके जितना प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आई विश आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मींड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मींड। मींड प्राचीन गमक का एक प्रकार है। मींड प्राचीन गमक का एक प्रकार है। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाना, आवाज़ को बिना खंडित करते हुए जाने को मींड कहते हैं। मतलब एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाना आवाज़ को बिना खंडित करते हुए। जैसे मतलब सा से आप रे पर जा रहे हो तो जिस लय में जिस आवाज़ में आप सा पे थे उसी लय में उसी आवाज़ में रे पे जाना
उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। मींड बिना आवाज़ को खंडित करे एक स्वर से, मतलब सा एक स्वर हो गया, दूसरा रे एक स्वर हो गया, तो सा से रे पर जाना, आवाज़ को बिना खंडित करते हुए जाने को मींड कहते हैं, ठीक है। जैसे स से म तक जाने के लिए रेगा को सिर्फ स्पर्श मात्र करना, मतलब स से म पे जाना है हमें, तो बीच के स्वरों को बिल्कुल ऐसे टच सा करना और स से म तक जाना आवाज़ को बिना खंडित किए, बस ये आपको सबको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इन स्वरों पर रुकना नहीं होता, मतलब जैसे ये रेगा बीच में जो स्वर है इस पर रुकना नहीं होता, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा जैसे हमने ऊपर देखा कि 3 के जितना प्रयोग होता है, उसी तरह से इसमें आवाज़ को खंडित नहीं करना होता, ये मेन है। स्वर अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते, मतलब ये जो रेगा है अलग अलग सुनाई नहीं देते, ज़्यादा आपको सुनाई मतलब सुनेगा कि स से हम म तक आए तो स और म की जो आवाज़ है वो ज़्यादा प्रोनाउंस होगी। मींड से गायन वादन में कोमलता तथा रंजकता अधिक रूप में आ जाती है, ठीक है। तो इतना सही था मींड। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है गमक, ठीक है। गमक गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है। गमक शब्द की उत्पत्ति, गम शब्द कहाँ से निकला है? गम धातु से, संस्कृत का शब्द है जो कि संस्कृत के गम धातु से हुई है, गम धातु से हुई है। गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, ठीक है। गमक का गमक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? गम धातु से हुई है, और जिसका अर्थ है चलना। जब खबरों को गंभीरता पूर्वक गाया बजाए जब स्वरों को गंभीरता पूर्वक गाया बजाया जाए तो उसे गमक कहते हैं, ठीक है। पंडित शारंगदेव जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। शारंगदेव जी लिखते हैं कि मतलब जो जैसे सारे गामा जो गाते हैं तो उसमें गाते हुए वो स्वरों को कंपन देते हैं, मतलब ऐसे हिलाते से, तो शारंगदेव जी कहते हैं स्वरों के ऐसे कंपन को, उन स्वरों को हिलाना मतलब कंपन देना गमक कहता है, और जो श्रोता के चित्त को सुख देता है, सुनने वाले को सुख देता है, ठीक है। इसके 15 प्रकार होते हैं, एक बार हम इसको रिकॉल कर लें। एंड सॉरी मैंने इसको थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया था। गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, ठीक है, और जिसका अर्थ है चलना, गम धातु से हुई है और जिसका अर्थ है चलना। जब स्वरों को गंभीरतापूर्वक गाया बजाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। गंभीरतापूर्वक गाया बजाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। पंडित शारंगदेव जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, स्वरों को ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है, मतलब सुनने वाले को सुख देता है। अब गमक 15 प्रकार के होते हैं, जिसमें आंदोलित, लीन, प्लावित, कंपित, स्फूर्तिल, तेरे पल्ली, आप सब देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े से समझा देते हैं। आंदोलित, किसी स्वर का कंपन एकमात्र, मतलब बिल्कुल एकमात्र काल में, मतलब एक ही समय में हो जाना, जो कहते आंदोलित, किसी स्वर का कंपन एकमात्र काल में, मतलब एक ही समय में, जैसे कोई टाइम हम जैसे ले लेते हैं, हम 60 सेकंड लेते हैं तो 60 सेकंड में हो जाना, ठीक है, उसे आंदोलित कहते हैं। लीन, जब किसी स्वर का कंपन एक मतलब 1/2 काल में हो तो उसे लीन गमक कहते हैं। जैसे 60 सेकंड में होगा, इसका आधा क्या होगा? 30 सेकंड ना, तो वही सब है, ठीक है। प्लावित, जब किसी स्वर का, अब ये आप सब देख लेना आगे, ठीक है, और ये वाले समझा देती हूँ मैं, ऐसे ऐसे समय कम होता जाएगा और कुछ शायद बढ़ेगा भी, कम ही होगा शायद। वल्ली, जल्दी से स्वरों का कंपन को विकृता के साथ, मतलब जो हमने मींड किया था ना, जैसे जल्दी से स्वरों को कंपन को भी, मतलब जल्दी स्वरों को कंपन करना जल्दी से, उसे मींड भी कहते हैं, हम जो पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। करुला, घनता से गाया बजाए वल्ली के स्वरों को करुला कहते हैं, मतलब जब घनता से गाया बजाया जाए वल्ली के स्वर, मतलब घनता से बजाया जाए, ये आपको रटना ही पड़ेगा। मुद्रित, जब स्वरों का कंपन मुंह बंद कर होता है, जब स्वरों का कंपन मुंह बंद करके होता है उसे मुद्रित गमक कहता है। गुम्फित, हम्पित कंपन गंभीरता से हो, जब गंभीरता से उसे गुम्फित हम्पित कहते हैं, ठीक है। त्रिभिन्न, 3 सप्तक के स्वरों जल्दी से गायब जाए, जो 3 सप्तक के स्वर होते हैं उसे जल्दी से गायब जाए तो उसे त्रिभिन्न कहते हैं। आहत, जब मूल स्वर के साथ दूसरे स्वर को हल्का स्पर्श किया, जो हमने कन पहले भी पढ़ा तो उसे आहत भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम है कन, मतलब कन उसका नाम है, दूसरा नाम आहत है। उल्लासित, जब स्वर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रमबद्ध रूप में हिलाया जाए, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर क्रमबद्ध में, मतलब सीरियल वाइज हिलाया जाए तो उसे उल्लासित कहते हैं। नामिक, नम्रता से कंपन, जब किसी स्वर को नम्रता से मतलब कोमलता से कंपन किया जाए उसे नामिक कहते हैं। मिश्रित, 2 से ज़्यादा प्रकारों को मिलाकर गाया बजाया जाए
उसे मिश्रित गमक कहते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, तो आप देख लेना, कुछ भी गमक के 1-2 प्रकार लिख सकते हैं, जैसे मिश्रित हो गया और नामित हो गया, ईजी है ये लिख देना, ठीक है। और ये जैसे कण और मींड हम पहले भी पढ़ के आए, तो इसका नाम याद कर लेना, आहत कण का कहते हैं, और मींड वाला कहाँ गया, ये रहा वल्ली। वल्ली हो गया, आहत हो गया, नामित हो गया, मिश्रित हो गया, बस 4 बहुत है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है ग्राम। ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है, मतलब सारे ज़्यादातर संस्कृत भाषा के ही इन्होंने शब्द ले रखे हैं भाई। ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका साधारण अर्थ है गांव। हम ग्राम कह देते हैं ना, मतलब उसका अर्थ है गांव। स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को ग्राम कहते हैं। स्वर तो आपको पता सारे का मैं पता नहीं सा, और श्रुतियाँ जैसे बनाई गई हैं भाई, 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो उनके रहने की जगह को ग्राम कहते हैं। स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को ग्राम कहते हैं। अगर मैं आपको श्रुतियाँ बताने लगी तो बहुत डिटेल में चला जाएगा, इसलिए आपको रटना ही पड़ेगा। क्या दोबारा से रीड करते हैं। ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका साधारण अर्थ है गाँव। स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को ग्राम कहते हैं। ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छनाओं का आश्रय हो। और मैंने यहाँ पे एक लाइन मिस है, मतलब जैसे मतलब बताया गया है बुक में कि जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उसको हम गाँव कहते हैं। उसी प्रकार स्वर और श्रुति, मतलब ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे गाँव कहते हैं। इसी प्रकार स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को ग्राम कहते हैं, ठीक है। ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छनाओं का आश्रय, जो मूर्छनाओं पे डिपेंड रहता हो, ठीक है। संगीत परिजात में पंडित आहुबल कहते हैं कि स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है, पंडित आहुबल जी कहते हैं, ठीक है। श्रुतियों से स्वर और स्वर से, क्या लिख दिया मैंने, ये ग्राम की रचना होती है। श्रुतियों से स्वर, मतलब जो 22 श्रुतियाँ हैं, और ये स्वर सारे गाँव, ठीक है, और स्वर से ग्राम। श्रुतियों से स्वर, स्वर से ग्राम की रचना होती है। श्रुतियों से स्वर, स्वर से ग्राम की रचना होती है। निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित होता है, स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। मतलब जैसे 22 ऐसे श्रुतियाँ हैं, तो कुछ कुछ गैप पे वो जो है स्वर, मतलब क्या कहते हैं उसे, स्थापित हुए हैं। तो निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, वो नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो जैसे 1 2 3 4 5 वैसे लिख के 22 है, और उसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगी, आप ये बाद में देखेंगे, ठीक है। इस एक बार समझ लो। श्रुतियों के निश्चित श्रुतियों के अंतर, जो इनमें अंतर है ना, मतलब जैसे एक सा यहाँ पे है, एक रे, इनमें जो अंतर है ना, 7 स्वर, ऐसे 7 स्वर है और 22 श्रुतियों पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके समूह को, स्वरों के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। और हम देखेंगे कौन सा कहाँ पे स्थापित है, वो आगे देखेंगे। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। षड्ज ग्राम, हर एक स्वर अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया है, ठीक है। 7 स्वर, मतलब ये उसकी क्या कहते हैं, श्रुति अंतरों पर स्थापित है। ऐसे ही उसका वो लिख रखा है नंबर की, इतने पे ये स्थापित, इतने पे वो स्थापित है। मैं अभी आपको समझाऊंगी। जैसे ये रहा, जैसे 22 श्रुतियाँ, यहाँ से देखो, ठीक है, ये 22 श्रुतियाँ, और पहला मतलब 4th पे सा, 7th पे रे, 10th पे ग। अब जो इन पे अंतर है ना, इन्हीं के समूह को ग्राम कहते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित 7 स्वरों को ग्राम कहते हैं, ठीक है। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। षड्ज ग्राम, अब षड्ज ग्राम में 7 स्वर, मतलब 7 स्वर इस नंबर पे, जैसे 4 पे स, फिर 3 छोड़ के रे, फिर 2 छोड़ के, ये 2 छोड़ के, ठीक है। मतलब ये वो लिखे हुए हैं कितने स्पेस पे है। जैसे पहला 4 छोड़ के, तो 4 के बाद फिर उसके बाद 3 छोड़ के, फिर उसके बाद 2 छोड़ के, फिर 4 छोड़ के, फिर 4, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहला 4 पे है, 4 अंक छोड़ के 4 पे, उसके बाद 3 छोड़ के 1 2, मतलब तीसरे पे है, और उसके बाद दूसरे 2 छोड़ के उस पर है, ठीक है। मतलब ऐसे है, सब आपको याद करना पड़ेगा। सॉरी, ये मैंने खुद ने गलत लिख दिया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो ये देखते हैं षड्ज ग्राम की जो संख्या है, जैसे उस श्रुतियों पे अंतरों पे जो ये स्थापित है स्वर, जैसे पहला 4 पे, 4 को छोड़ के चौथे पे है, जैसे ये, फिर तीसरे को
3 पे, एक दूसरे तीसरे पे है, ठीक है, 3 अंतर छोड़ के, फिर 2 का छोड़ के दूसरे पे ये है, और फिर 4 का छोड़ के 1 2 तीसरे चौथे पे खुद है, और फिर 4 का 1 2 3 4, ठीक है, फिर 3 का इसी प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इतनी श्रुतियों पे इस अंतर पे स्वर स्थापित है। ये षड्जग्राम का है। और मध्यम ग्राम, षड्जग्राम के स्वरों में पंचम स्वर की श्रुति कम करने से मध्यम ग्राम बनता है। मतलब जो पंचम स्वर है ना, 1 2 3 4 5, इसकी श्रुति कम करने से, मतलब ये 17 वाला किस पे आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा, ठीक है। इससे मध्यम ग्राम बनता है। ये प 16 पे आ जाएगा। मतलब षड्जग्राम के स्वरों में पंचम स्वर की श्रुति कम करने से मध्यम ग्राम बनता है। इसका है 4 3 2, यंत्र श्रुति यंत्रों पर स्थापित है, ठीक है। 4 3 2 में षड्जग्राम के यंत्रों को और मध्यम ग्राम के यंत्रों को याद करना पड़ेगा, समझा मैंने दिया है, ठीक है। और अगला ग्राम है गंधार ग्राम। मैंने यहाँ राग लिख दिया, सॉरी। गंधर्व लोग ही इसका इस्तेमाल किया करते थे। स्वर्ग लोक में उनके जाने से गंधर्व संगीत भी चला गया। मतलब जो महादेवता वगैरह थे वो इसका प्रयोग किया करते थे, अब वो भी चले गए हैं तो इसका प्रयोग भी चला गया। सो थैंक यू।